8 सितंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल कॉन्फ्रेंस से पहले सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याया अफरीदी के नाम एक अहम खत सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बदइंतजामी की निशानदही करते हुए चीफ जस्टिस से जुडिशल कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सवालों के जवाब देने का मुतालबा कर दिया है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी को लिखे गए इस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि आपके बाद इस अदालत का सीनियर तरीन जज होने के नाते मैं ये खत हिचकिचाहट के साथ मगर अपनी इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी के तौर पर लिख रहा हूँ। जो चीज़ मुझे यह खत लिखने पर मजबूर कर रही है वो आपकी मुसलसल और मुकम्मल लापरवाही है। मेरी जानिब से दर्ज झेल मामलात पर लिखे गए मुतवातिर खतूत और तहरीरी पैगामात का ना जवाब दिया गया और ना ही उन पर कोई बातचीत हुई। हालांकि मुझे तो कभी उन पर तहरीरी या ज़बानी जवाब तक नहीं मिला। चीफ जस्टिस की तरफ से अदालत के सीनियर तरीन जज के साथ ऐसी खामोशी इख्तियार करना सिर्फ बेअदबी नहीं बल्कि इससे अदालत की बाहमी रिवायात को नुकसान पहुंचता है और उस इंस्टीट्यूशनल कर्टिसी की खिलाफ वर्जी होती है जिसके बगैर एक आईनी अदालत काम नहीं कर सकती। 8 सितंबर को नए अदालती साल का आगाज़ हो रहा है, इसलिए आपने एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस तलब की है ताकि आपकी क़यादत में ली गई इस्लाहात का जायज़ा लिया जा सके और आइंदा साल के लिए तरजीही निकात तय किए जा सकें। इसलिए ये बिल्कुल बरवक्त और मुनासिब है कि मैं इस खत में जो इंस्टीट्यूशनल कंसर्न्स उठा रहा हूँ वो आप इस फोरम पर मुकम्मल तौर पर एड्रेस करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़ीद लिखा है कि इस खत को ज़ाती शिकायत के तौर पर ना लिया जाए। यह खत क्रेडिबिलिटी और जिम्मेदारी की पोजीशन से लिखा गया है। 26 अक्टूबर 2024 को आपके चीफ जस्टिस बनने के बाद मैंने सबसे ज़्यादा 3,956 मुकदमात के फैसले किए हैं और 35 रिपोर्ट शुदा फैसले तहरीर किए हैं, जो इस अदालत के रिकॉर्ड की सबसे बड़ी तादाद है। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़ीद लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जब लागू हुआ और इस अदालत ने उसे दुरुस्त करार दिया तो उस बेंच में आप भी शामिल थे ताकि बेंचेस की तश्कील में वन मैन शो का खात्मा किया जा सके। इस एक्ट के तहत ज़रूरी था कि तमाम कॉजेज़ मैटर्स, पटिशन्स, अपील या नज़रसानी की दरख्वास्तें कमेटी की जानिब से बनाए गए बेंचेस के सामने लगाई जाएं, सिवाय उन दरख्वास्तों के जो आर्टिकल 191A(3) के तहत आईनी बेंच के डोमेन में आती हैं। इसके बावजूद जब से आपने ओहदा संभाला तब से लेकर अब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का कोई बाज़ाब्ता इजलास ही नहीं हुआ। बेंचेस की तश्कील और कॉज लिस्ट का इजरा कमेटी में बहस किए बगैर एक तरफा तौर पर हो रहा है। रोस्टर्स दस्तखत के लिए सर्कुलेट किए जाते हैं और अरकान से तवक्को की जाती है कि बहस किए बगैर आंख बंद करके उसकी तौसीक कर दें। कमेटी के एक सीनियर रुकन के तौर पर मुझे कानून के मुताबिक उसके काम में शरीक होने का कोई मौका ही नहीं मिला। ये एक्ट की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है और संगीन खदशात को जन्म देती है। क्यों जूनियर जजेस को बाकायदगी से 3 रुकनी बेंचेस में शामिल किया जाता है जबकि सीनियर जजेस को सिर्फ 2 रुकनी बेंचेस तक महदूद रखा जाता है? कौमी अहमियत के वो मुकदमात जिनके दूररस पॉलिसी असरात हैं सीनियर बेंचों के सामने क्यों नहीं लगाए जाते? ये तर्ज अमल ये जाहिर करता है कि आज़ाद ख्याल जजेस को उनकी कारकर्दगी के बजाय कंट्रोल की गर्ज से साइड लाइन किया जा रहा है। अदालत की वेबसाइट पर शाया 5 कमेटी मीटिंग्स के मिनट्स इस खामी को दूर नहीं कर सकते जो कि एक्ट के मकसद के तहत कमेटी मीटिंग्स नहीं थीं बल्कि चीफ जस्टिस के सफरी शेड्यूल पर होने वाली बहस थी। इसके बावजूद ये मीटिंग मिनट्स अक्सरियती फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए अपलोड कर दिए गए। मैंने उसी वक्त इस हवाले से अपना इख्तिलाफ रिकॉर्ड करवाया था और शफाफियत की दलील दी थी मगर उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। ये रवैया एक ऐसे जहन की अलामत है जो बाहिमी मुशावरत से गुरेज़ा है और डिक्टेशन की तरफ माइल है। वन मैन शो का जिन जिसे पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए दफनाना चाहा वो अब एक बार फिर बाहर निकल आया है। इसी वजह से मैंने बगैर किसी मीटिंग के सर्कुलेट होने वाले रोस्टर्स पर दस्तखत करना ही छोड़ दिया है। कमेटी को साइडलाइन करके और बुनियादी मालूमात तक को छुपाकर आपने इज्तिमाई फैसला साजी के कानूनी निज़ाम को महज एक दिखावा बना दिया है। नतीजा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ने के बावजूद अदालत में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 57,455 हो गई है। नागुज़ीर नतीजा ये निकलता है कि अदालत में जजेस का इजाफा ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने से ज़्यादा उसके अंदरूनी तवाज़ुन को बदलने के लिए था ताकि मौजूदा जजेस की आज़ादी और हैसियत को कमज़ोर किया जा सके। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में नज़रसानी की बात करते हुए मुख्तलिफ दलाइल दिए हैं, जबकि इसके बाद इख्तिलाफ पर अदालती पॉलिसी से मुताल्लिक लिखा है कि इख्तिलाफी आरा को अक्सरियती फैसले के साथ जारी करने की जो हालिया पॉलिसी बनाई गई वो एक अनोखे तरीके से मंजूर की गई और उस पर रजिस्ट्रार ने इनफरादी तौर पर जजेस की राय तलब की। इस किस्म के अहम मामलात पर इनफरादी राय लेने की ना तो कोई कानूनी बुनियाद है और ना ही इदारा जाती बुनियाद है।
جب تک کہ فل کورٹ خصوصی طور پر اس کی اجازت نہ دے اسے فل کورٹ میں بحث و مباحثے کے متبادل کے طور پر نہیں لیا جا سکتا اور نہ ہی اس خط کے جوابات کو تنہا پالیسی بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اہم عدالتی معاملے کو خفیہ ٹک باکس ایکسرسائز تک محدود کر دیا گیا اور عدالت کو کھلے مباحثے سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو لکھے گئے اپنے خط میں سپریم کورٹ کے ججز کی چھٹی سے متعلق جاری جنرل اسٹینڈنگ آرڈر پر تنقید کرتے ہوئے مختلف ممالک کی اعلیٰ عدلیہ کی مثالیں دی ہیں اور کہا ہے کہ چھٹی جج کا حق ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے مزید لکھا ہے کہ اس جی ایس او کو ویپنائز کیا گیا ہے تاکہ ایک جوڈیشل ایگزٹ کنٹرول لسٹ بنائی جا سکے۔ چھٹی اب مشاورت اور احترام کا معاملہ نہیں رہا بلکہ بیوروکریٹک رکاوٹ بن گئی ہے۔ یہ ایک آمرانہ رویہ ہے جس سے عدالتی آزادی کمزور ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے مزید لکھا ہے کہ چیف جسٹس کے منصب اور عدالت کی قانونی حیثیت 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والی زیر التوا درخواستوں کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ یہ درخواستیں تقریباً 1 سال سے نہیں سنی گئیں، حالانکہ ان کا تعلق براہ راست اس عدالت کی آزادی سے ہے۔ انہیں اوریجنل فل کورٹ کے سامنے سنا جانا چاہیے اور اس میں وہ جج شامل نہ ہوں جو ترمیم کے بعد تعینات ہوئے ہیں۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا آپ کی قیادت میں اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم ادارہ جاتی طور پر کمزور رہے گا کیونکہ اس کی بنیاد آئینی طور پر مشکوک ہے۔ اصل قیادت اطاعت منوانے میں نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانے میں ہے کہ عدالت آئین کی نڈر محافظ کے طور پر ہر شک و شبے سے بالا تر نظر آئے۔ یہ سارے معاملات اور اپنے تحفظات لکھنے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 8 ستمبر کو ہونے والی جوڈیشل کانفرنس میں ان سوالوں کے جواب عوامی سطح پر دیں۔ پہلا سوال، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کو اپنے قانونی فرائض پورے کرنے کے لیے آج تک کیوں طلب نہیں کیا گیا؟ دوسرا سوال، 1980 کے رولز میں تاریخی ترمیم کو فل کورٹ میٹنگ میں بحث اور غور کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں منظور کیا گیا؟ تیسرا سوال، اختلافی رائے جاری کرنے کی پالیسی کو جج صاحبان کی انفرادی رائے لے کر کیوں اپنایا گیا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا بجائے اس کے کہ فل کورٹ میٹنگ میں کھلی بحث کروائی جاتی؟ چوتھا سوال، چھٹی سے متعلق ایک جنرل اسٹینڈنگ آرڈر کیوں جاری کیا گیا جو عدلیہ کی آزادی اور 1997 کے صدارتی حکم کے منافی جج صاحبان پر کنٹرول مسلط کرتا ہے؟ پانچواں سوال، 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کے لیے دائر درخواستیں اوریجنل فل کورٹ کے سامنے کیوں نہیں لگائی گئیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے مزید لکھا ہے کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا آپ ججز کے درمیان آزادی کو فروغ دے رہے ہیں یا محض اطاعت نافذ کر رہے ہیں تاکہ یہ عدالت آزادی اور مساوی ججز کی آئینی عدالت کے بجائے ایک ریجیمنٹڈ فورس میں تبدیل ہو جائے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ جوڈیشل کانفرنس کو انسٹیٹیوشنل رینیول کا موقع بنائیں گے، ان سوالوں کے جواب دیں گے اور باہمی احترام اور آئینی اصولوں کی دوبارہ توثیق کریں گے۔